हेलो डियर गाइज, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर को पढ़ाया हुआ है और आई होप कि आपने वो दोनों लेक्चर देख लिया होगा। अगर आपने उन दोनों को नहीं देखा है तो पहले जाकर करके उसे देख लो, क्योंकि हमने उसमें बेसिक्स को बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अभी मैंने इससे पहले क्या क्या चीज़ पढ़ लिया है, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि आप इसको पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी साथ में प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज आपके नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। कब? जब आप रिवीजन करोगे, क्योंकि इतनी लंबी लंबी वीडियोस तो आप हमेशा देखोगे नहीं। तो आपको अगर शॉर्ट टाइम में रिवीजन करना होगा तो वो तो आप नोट्स से करोगे। आप क्या करो कि वीडियो पॉज करो और उसी टाइम नोट्स बना लिया करो। और अगर उससे भी नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हर एक लेक्चर का, मैं जो भी लेक्चर पढ़ाता हूँ उसके लेक्चर के जो भी नोट्स होते हैं, अपने हाथों से नोट्स बना करके हैंड रिटन नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक यानी नोट्स वाला लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। आप वहां से जाकर करके उस नोट्स को प्रिंट आउट कर सकते हैं या फिर उसे देख करके अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई नोट्स की। और रही बात कि ये आपका जो लेक्चर है इसमें हम क्या पढ़ाने वाले हैं, तो सबसे पहले डिस्कस कर लें कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो देखो, सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये जाना था कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। और ये लाइन ऑफ साइट आप बहुत बेहतर ढंग से जानते हो कि जो ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जर्वर होता है, उन दोनों के बीच में जो मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन होती है वही होती है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन भी देख लिया था। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा भैया, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बाद हम लोगों ने कुछ बेसिक्स के बारे में जाना था। बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या बेसिक पता होना चाहिए कि आप इस हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को कर पाओ। हाइट एंड डिस्टेंस बोले तो वही सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बाद ये तो हमने आपको लेक्चर फर्स्ट में बताया है। ठीक है, ये आपके लेक्चर फर्स्ट की सारी जो टॉपिक्स थे वो हमने कवर किया था। और लेक्चर सेकेंड में हमने क्या बताया हुआ है बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि आपको इस हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी नहीं बन पाएंगे। तो हमने आपको बताया था कि कैसे फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो हमने आपको बताया ड्रॉइंग फिगर, कि फिगर को कैसे ड्रॉ करोगे विद इंफॉर्मेशन। और आप उसके इंफॉर्मेशन के साथ, यानी दिया होता है कि उसकी हाइट 10 मीटर्स है, उसके एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, 45 डिग्रीज है, वो सब इंफॉर्मेशन कहाँ पे लिखा जाएगा और उसकी फिगर कैसे बनेगी, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर 2 में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और अब आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो बेटा आज हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर किसी भी, अगर हमने ड्राइंग कर लिया फिगर को तो उसके सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लैंग्वेज कैसे लिखेंगे और उनके वैल्यू कैसे आएंगे, तो उन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम, अगर एक बात ये भी बता दूं कि अगर आपने सेकेंड लेक्चर नहीं देखा है तो आप यहाँ से भी आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि आप फिगर बनाने बैठते हो बट आपसे सही फिगर नहीं बन पाती और उसके इन्फॉर्मेशन नहीं लिखे जाते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराया है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हो पाता है तो घबराने और टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, ठीक है, मैं आपको उन चीज़ों को सिखाऊंगा। अब मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोर्ड पे दे रहा हूँ और उसके फिगर पहले बनाऊंगा, फिर आपको उसके सॉल्यूशन कर करके दिखाऊंगा। तो चलो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि ए वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड, यानी एक वर्टिकल पोल है जो लेवल ग्राउंड पे स्टैंड किया हुआ है। हम इसे राइट साइड में बनाते हैं ताकि हमें सॉल्व करने के लिए भी जगह मिल पाए। ये वर्टिकल पोल है बेटा और ये स्टैंड है कहाँ पे, तो लेवल ग्राउंड पे। तो बेटा कोई भी जो ग्राउंड होगा ना वो आपका हॉरिजॉन्टल होगा और ग्राउंड और पोल के बीच में जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के एंगल होंगी। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है 25 मीटर अबे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, यानी ये जो फुट है पोल का उससे 25 मीटर अबे, यानी कि ये 25 मीटर है और उसके 25 मीटर
मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है और बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, और यहां से इस पोल के टॉप पे जो एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन बन रहा है वो कह रहा है कि 60 डिग्री का बन रहा है। तो अब यहां पे आपको क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो अब हमें इस पोल की हाइट बतानी है, यानी मुझे निकालना है ये h। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इतनी सारी चीजें तो हम लोगों ने पहले भी देखा था। ये फिगर बनाने का और इंफॉर्मेशन लिखने का तरीका हो गया। हम ये मान लेंगे कि ये A है और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। अब ये वाली जो ट्रायंगल है, आप ध्यान देना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में ही तो ट्रिग्नोमेट्री लगता है। आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक बात बता दूं कि किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल, यानी केवल राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बातें कर रहा हूं, अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक साइड दिया हो और कोई भी एक एंगल दिया हो, एक एंगल और एक साइड, ठीक है। अगर ये दो इंफॉर्मेशन दिया है तो आप उस राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ भी निकाल सकते हैं। कुछ भी कहने का मतलब कोई भी साइड पता कर सकते हो या फिर आप कोई भी एंगल पता कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है कि जब ये 90 होगा और ये 60 है तो ये वाली एंगल तो 30 हो जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जब आपको ये 60 और 25 दिया हुआ है, यानी एक एंगल और एक साइड दिया है, तो अब आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर करके चाहे आप AB निकाल लो चाहे आप BC निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हो। अब वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे आपने पोल किसको माना है, तो AB को। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिखना सीखो, क्योंकि जब तक आप लैंग्वेज नहीं लिखोगे आपका सॉल्यूशन आधा अधूरा रहेगा। स्टेप मार्किंग होती है CBSE में, और उसमें आपको स्टेप मार्किंग में लैंग्वेज के भी मिलते हैं। अगर कोई बच्चा केवल लैंग्वेज लिखकर छोड़ देगा तब भी उसको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या किए हैं कि इस AB को हम लोगों ने पोल माना है। तो चलो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। अब इस सॉल्यूशन में देख लो, आप लिखोगे लेट AB बी द पोल, लेट AB इज द पोल। मान लिया हमने कि AB पोल है और जो स्टैंड किया हुआ है एक ग्राउंड पे, स्टैंडिंग ऑन वर्टिकल ग्राउंड, सॉरी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है उस पे वो क्या किया हुआ है, पोल बेटा स्टैंड किया हुआ है। तो हम लोगों ने इतनी बात को लिख दिया। उसके बाद हमने ये कहा कि ये C एक ऑब्जर्वर का पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप पे 60 डिग्री का हो रहा है। तो हम ये कहेंगे C इज द पॉइंट या फिर C इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। लेट C इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ये C पोजीशन है किसका, तो ऑब्जर्वर का पोजीशन हो गया। अब यहाँ पे आपने बता दिया कि ये AB पोल है, और आपने ये भी कहा कि AC जो है वो आपका ग्राउंड है जहाँ पे C पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर है। अब जो कुछ इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हम लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे देन अब आप कहोगे कि AC की वैल्यू 25 मीटर है, AC इज इक्वल्स टू 25 मीटर, और क्या है एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, वो भी लिख देंगे, एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अच्छा, आपने क्या किया ना बेटा, AB को H अज्यूम कर लिया है, मान लिया है, तो उन चीज़ों को भी यहाँ पे शामिल कर देंगे कि लेट AB इज इक्वल्स टू H। जो यहाँ पे AB है उसको हमने H मान लिया है। या तो तुम उसे H मानो और नहीं H मानना है तो तुम AB को AB के जगह भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो ये बेटा आपका ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, ABC। तो अब यहाँ आपका लैंग्वेज का काम कंप्लीट हो चुका है। जो जो चीज़ आपने फिगर में बनाया है बस उन्हीं चीज़ों को अपने भाषा में क्या करेंगे, लिख देंगे। जो जो इंफॉर्मेशन की दी हुई है, जो जो वैल्यूज दिए हुए हैं उन वैल्यूज को लिख देंगे। लैंग्वेज का काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे। अब सॉल्यूशन उसका कैसे होगा, सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है बेटा, ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको इस एंगल 60 के सामने वाली साइड दी जो आपको निकालना है, तो इसके लिए ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। और इस 60 के लिए कौन सी साइड दी हुई है, तो इस 60 का बेस दिया हुआ है, यानी निकालना परपेंडिकुलर है और जो दिया हुआ है वो आपका बेस है, यानी कि P/B। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो
क्या कहलाता है, तो tan कहलाता है या cot भी कहलाता है। बेस परपेंडिकुलर का रेशियो जो है वो आपका cot कहलाएगा और परपेंडिकुलर यानी P/B tan और B/P cot कहलाएगा। तो आप यहाँ पे 60 के लिए tan भी लगा सकते हो, cot भी लगा सकते हो। तो चलो हमने tan लगा लिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री, ये 60 डिग्री के लिए मैंने tan लगाया, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, AB, तो हम यहाँ लिखेंगे AB, और बाई में इसकी बेस कौन है, तो बेस हो जाएगी AC, तो AB/AC हो गई। tan 60 की वैल्यू रखेंगे, कितनी होती है बेटा, √3 होती है tan 60 की वैल्यू। अब AB की जगह हम क्या एज्यूम कर रखे हैं, H एज्यूम कर रखे हैं, तो AB की जगह यहाँ पे लिखेंगे H, और डिवाइड में AC की वैल्यू क्या है 25, तो इस 25 को लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे तो ये आपका 25 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको यहाँ पे H = कितना आ जाएगा, 25√3 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, टेक √3 = 1.732, तो अब इतना मीटर, देखो एग्जैक्टली यहाँ मीटर है, तो आपका जो आंसर है ना वो बिल्कुल मीटर में ही आएगा। अब क्या करो कि यहाँ पे आप आगे बढ़ जाओ एक स्टेप, H = 25 और इंटू √3 की जगह आप रखने वाले हो 1.732, तो 1.732 इतना मीटर हो जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे ये एग्जैक्टली आ जाएगा 43.3 मीटर। तो तुम्हें समझ में आ गया कि ये जो हाइट है बेटा AB यानी पोल की जो हाइट है वो कितनी आ गई, 43.3 मीटर आ गई। तो अब आप लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इज 43.3 मीटर। एग्जैक्टली ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इसको आप कहाँ लिखेंगे, तो इसको आप सबसे निचली लाइन में लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी थी इसीलिए मैंने वहाँ पे लिख दिया। तो क्लियर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में हम क्या बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद में हम उसके इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। जब इतना काम कर लेंगे तो उसके बाद हम लिखेंगे लैंग्वेज, ठीक है। और ये लैंग्वेज का आइडिया कहाँ से लगेगा, जैसे जैसे हम वहाँ पे फिगर बनाएं उन्हीं स्टेप्स को लिख देंगे, जो जो वैल्यूज दिए हुए हैं उन सारे वैल्यूज को लिख देंगे। तो ये हो गया इसका लैंग्वेज। अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बस आप क्या करें, उस राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दें। केवल क्या ध्यान देना है कि जो एंगल गिवन है उसके लिए कौन सा साइड दिया हुआ है, कौन सा साइड निकालना है, उसकी क्या रेशियो होगी। जैसे इस वाले केस में यहाँ पे इस 60 डिग्री के लिए बेस दिया था और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर निकालना था, यानी P और B, यानी कि जो निकालना है वो P है और जो दिया है वो B है। इसीलिए P और B का जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, रेशियो बनाएगा वो क्या, तो tan बनाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे tan 60 निकाला है। अगर तुम cot 60 निकालते तब भी बन जाता। तुम निकाल करके ट्राई करना, उसका देखना कि आपके आंसर उतनी आती है या नहीं आती है। अब हम क्या करते हैं कि दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बेटा ध्यान देना, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। मान लेते हैं कि ये पोजीशन काइट का है और मेरा एक ग्राउंड हॉरिजॉन्टल ग्राउंड होगा। ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है जिसको मैंने मान लिया कि ये O है और यहाँ पे हमने X मान लिया कि ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और यहाँ पे पोजीशन है किसका, तो काइट का पोजीशन है। ऑब्वियस सी बात है कि ग्राउंड से ऊपर काइट उड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि जो ग्राउंड पे यहाँ 85 मीटर दिया हुआ है ना, वो किसकी वैल्यू दी हुई है, तो समझोगे द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पे एक पॉइंट ये है और ये हमारा काइट है और इसी दोनों को ज्वाइन करने वाले जो होंगे वो उसकी स्ट्रिंग होगी, ठीक है, वो उसका धागा होगा। अब इसकी जो लेंथ है वो 85 मीटर दिया हुआ है। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, ये स्ट्रिंग का लेंथ है जो उस काइट को और यहाँ पे पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है लाइन, उसकी वैल्यू 85 मीटर हो जाएगी। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विथ द ग्राउंड, अब ये जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, तो वो थीटा एंगल बना रहा है। सच दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू 15/8, जहां पे tan थीटा की वैल्यू 15/8 दे दी हुई है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड से निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। हाइट बोले तो यानी परपेंडिकुलर हाइट मुझे निकालना है ग्राउंड से। तो अब आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, किस पे, तो OX पे। तो मान लेते हैं कि ये बेटा O है और यहाँ A है और ये B हो गया।
अब आपका कंप्लीट फिगर बनकर के तैयार है। अब यहाँ पे केवल और केवल आपको वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? तो फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है काइट का हाइट निकालना है, यानी कि हमें ये h की वैल्यू निकालनी है, AB की वैल्यू निकालनी है। अब निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक वैल्यू दी हुई है tan थीटा इज इक्वल्स टू 15/8। तो हम सॉल्व करने से पहले लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज क्या लिखेंगे? जो जो काम हमने यहाँ किया उन्हीं कामों को अपनी भाषा में यहाँ पर लिख डालेंगे। चलो तो अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अब इस सॉल्यूशन में आप देखो यहाँ पे सबसे पहले आप मान लो कि ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। OX इज अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। लेट OX इज अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हो गया। उसके बाद आपने क्या कहा कि B पोजीशन ऑफ काइट है। लेट B इज द पोजीशन ऑफ काइट। B इज द पोजीशन ऑफ काइट। ये काइट का पोजीशन हो गया। एंड O इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। एंड O इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। बेटा यहीं से ऑब्जर्व कर रहा है ना काइट को, ठीक है, या फिर वो उड़ा रहा है या फिर ऑब्जर्व कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और वो वैल्यूज क्या है तो आप यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे जो एंगल है उसको आपने थीटा माना है, तो आप लिखोगे AOB। देन एंगल AOB इज इक्वल्स टू थीटा। आप थीटा मान लिए हो। OB इज इक्वल्स टू 85 मीटर। OB इज इक्वल्स टू 85 मीटर आपने अज्यूम कर लिया। फिर आपने क्या कहा कि इसको h मान लिया, तो लेट AB इज इक्वल्स टू h। लेट AB इज इक्वल्स टू h। आपने AB को h मान लिया, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे एक tan थीटा की वैल्यू दी हुई है 15/8। तो यहाँ पे क्या है ना बेटा, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू 15/8 दी हुई है। लेकिन जब हम ध्यान देंगे थीटा के लिए जो गिवन वैल्यू है वो हाइपोटेनस है और जो हमें निकालना है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि P और H का रिलेशन दिया हुआ है। तो P/H क्या होता है? साइन थीटा होता है। बट हमें यहाँ वैल्यू तो tan थीटा की दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, फटाफट से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी P/H निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर नहीं पता है यहाँ पे और यहाँ पे हाइपोटेनस तो पता है, तो हम क्या करेंगे ना, इस वैल्यू का यूज कर करके साइन थीटा निकालेंगे और फिर यहाँ पे P और H के रिलेशन में रख देंगे, निकल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि अगर P/H आप निकालना चाहो तो यहाँ पे देखो tan थीटा दिया हुआ है, इट मीन्स के P/B दिया हुआ है। P/B, P की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, तो P की वैल्यू 15 हो गई और B की वैल्यू कितनी हो गई, तो 8 हो गई। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पे H निकाल सकते हो और आपका H कैसे निकलेगा, तो ध्यान देना यहाँ पे H निकल जाएगा रूट अंडर P² प्लस B² होता है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, रूट अंडर आप यहाँ पे P के जगह पे क्या रखोगे, 15 रखोगे, तो 15² प्लस B के जगह पे 8 रखोगे, 8² होगा। इट मीन्स के 15² टू 25 होता है, आप प्लस में 64 करोगे। बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 549 और 6 2 8 289 हो जाएगा, जो रूट के अंदर में होगा। इट मीन्स के आपकी इसकी वैल्यू 17 हो जाएगी। हाइपोटेनस निकल करके आ गया 17। तो बेटा अब साइन थीटा क्यों यहाँ पे निकाल रहे हैं, बिकॉज इसके लिए परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनस दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ साइन थीटा यूज करेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या आएगी, तो यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे आप साइन थीटा निकाल लो तो P/H होगा। तो साइन थीटा P/H होगा। तो साइन थीटा, अब आप रेशियो लिख लो। साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, तो AB है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे P/H, यानी हाइपोटेनस क्या है, OB, तो यहाँ पे हम OB लिख डालेंगे। अब क्या हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है बेटा, 15 है, तो यहाँ पे 15 लिख लो। हाइपोटेनस आपने क्या निकाल रखा है, 17, तो यहाँ पे आप 17 लिख लो। बस आप इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। AB के जगह पे आप क्या रखने वाले हैं, H रखने वाले हैं, क्योंकि आपने H अज्यूम किया है, ठीक है। ये बेटा हाइपोटेनस के लिए ले रहे हैं हम। यहाँ पे ये जो H है ना, ये आपके हाइट के लिए यूज किया गया है और ये वाला जो H है वो यहाँ पे हम हाइपोटेनस जो निकाल रहे हैं वो रखे हैं।
कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पे h रख लिया, OB की जगह हम क्या रखेंगे 85 रखेंगे, एग्जैक्टली उसी तरीके से 15/17 हो जाएगा। और आपको इतना पता होना चाहिए कि ऊपर से ऊपर, ठीक है, यानी कि ऊपर ऊपर और नीचे नीचे अगर इक्वल के दोनों अलग अलग साइड है तो आप उसे कट कर सकते हो। तो 17 5 85 होगा। तो अब आप यहाँ पे देखो h की वैल्यू कितनी आ गई, तो 15 5 75। इसका मतलब ये हो गया कि हाइट ऑफ टावर, यहाँ पे टावर है नहीं सॉरी यहाँ पे काइट है, तो काइट की हाइट कितनी हो गई, तो 75 मीटर हो गई। तो अब आप लिखेंगे कि हेंस हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट, यस, काइट की जो हाइट हो गई वो कितनी हो गई, तो 75 मीटर। इसी तरह कर कर करके आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। है तो बड़ा आसान। यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये बहुत इजी है, लेकिन आपको थोड़ा सी डिफिकल्टी कहाँ पे होगी पता है, जब डबल डबल राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएंगे तो उसको कैसे अप्रोच करना है। तो हम लोगों ने तो सिंगल वाला सीख लिया कि अगर हमें साइड दिया हो और एक एंगल दिया हो तो कोई भी हम साइड निकाल सकते हैं। अभी हमने क्या सीखा कि यहाँ पे अगर हमें कोई रेशियो दिया हो ऑलरेडी, उसके बाद कोई एक साइड दिया हो, तो फिर हमें दूसरी साइड निकालना भी बड़ा आसान हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स फिगर की तरफ, जहां पे डबल डबल राइट एंगल ट्रायंगल को यूज कर करके हमें सॉल्यूशन करना होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो भी आज की सेशन चल रही है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको एक चीज सीखने को मिलेगा कि हम किसी भी क्वेश्चन के अप्रोच क्या रखते हैं, हम क्वेश्चंस को कैसे सोचते हैं, फिर हम कैसे सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। देखो मैं तुम्हें क्या करूंगा ना कि पहले चीजों को सिखा दूंगा कि ऐसे ऐसे किया करो। मेरा काम क्या है, मेरा काम बस इतना सा है कि मैं तुम्हारे अंदर एक चीज डेवलप कर दूं, वो ये कि सोचने के बारे में कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। अगर आप तुम सोचना सीख गए ना कि हम कैसे क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, तो फिर तो तुम्हें नए से नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अब मान लो कि कहीं पे तुम्हें सिंगल राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया और यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, तो क्या तुम नहीं करोगे? थोड़े से भी कंसस हो गए ना, अगर आपको इस अच्छे से समझ लिए होगे तो कहीं भी कर लोगे। तो आपको नई क्वेश्चन मिले पुरानी क्वेश्चन मिले उससे कोई मतलब नहीं है, आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। केवल और केवल बेसिक पता होना चाहिए। तो हम इस लेक्चर में वही काम कर रहे हैं, आपको अलग अलग तरीके के अलग अलग सिचुएशन लेकर करके सॉल्व करके बता देंगे। आप एनसीईआरटी पलटो, सारी की सारी क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। आप कोई भी रेफरेंस बुक को पलट कर देख लो, सभी के सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलो अब हम लोगों ने जो आसान सिंपल फिगर थे उसके सॉल्यूशन तक पहुंचना जो आसान था हम लोग पहुंच भी चुके हैं। अब हम चलते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स फिगर की तरफ। तो अब ये सेकंड नंबर के क्वेश्चन के बाद अब हम लेते हैं ये थर्ड नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है और इसको आप ध्यान से पढ़िए और आप सबसे पहले फिगर बनाइए, उसके बाद मैं तो बनाऊंगा ही, तो वीडियो पॉज करो और फिगर बनाओ। चलो हम देखते क्या है कि ए टावर इज 50 मीटर हाई। एक टावर है जो हमारा 50 मीटर हाई है, तो मान लेते हैं कि ये टावर है और इसकी जो हाइट है वो 50 मीटर है। इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री देन व्हेन इट इज 30 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे ये बात है कि जो इसकी शैडो है वो शॉर्टर हो रही है। जब एल्टीट्यूड चेंज हो रहा है यानी एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है तो उसकी शैडो बड़ी से छोटी हो जा रही है। अब क्या है ना कि जो पहले इसकी शैडो बन रही थी बेटा वो यहाँ तक की शैडो बन रही थी। अब यहाँ पे ध्यान देना कि पहले जो है वो आपके 30 डिग्री एल्टीट्यूड थे और 30 डिग्री से जैसे ही एल्टीट्यूड चेंज होकर करके 45 डिग्री गया तो ये पहले शैडो, इसकी जो शैडो बनेगी बेटा वो यहां से लेकर करके यहां तक बनेगी जब 30 डिग्री एल्टीट्यूड होगी, और जब 45 डिग्री एल्टीट्यूड होगी तो केवल शैडो इतनी बड़ी बनेगी, यानी कि इतना बड़ा जो शैडो है वो शॉर्टर बना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 45 वाला एल्टीट्यूड पे जो शैडो बन रहा है ना वो 30 वाले से कितना छोटा है, तो वो x छोटा है। यहाँ पे देखो x मीटर छोटा है, तो हम क्या करेंगे ये x आप मान लेंगे। कहां से कहां तक की वैल्यू है बेटा, तो यहां से लेकर के और यहां तक की वैल्यू आपकी x हो गई। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अच्छा ये कोई भी टावर होगा, ठीक है, वो ऑलवेज आपका ग्राउंड से 90 डिग्री पे होगा। तो हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। अब हम इसको नेमिंग कर लेंगे, ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c
सी और ये रहा डे। अब आपको यहाँ पे फाइनली क्या निकालना है, इन चीज़ों को देखिए। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इट मीन्स कि इसी एक्स की वैल्यू मेरे को निकालनी है कि आखिर कितना मीटर शॉर्टर शैडो बना। तो अब आप यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करोगे, आप फिगर बनाओगे, फिगर बना लिया। दूसरा काम क्या करोगे, उसके इंफॉर्मेशन लिखोगे, इंफॉर्मेशन भी लिख लिया। अब क्या करोगे, लैंग्वेज, लैंग्वेज लिखना है। तो लैंग्वेज लिखने का बस एक ही सा फंडा है कि आपने जो जो चीज़ वहाँ पे किया है उन सारी चीज़ों को अपने भाषा में यहाँ पे छाप दो। अब कैसे छापोगे, तो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले तुम कहोगे कि लेट ए बी इज द टावर। यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख लो पहले। अब आप सॉल्यूशन करने जा रहे हो कि लेट ए बी इज द टावर। हमने ए बी को टावर मान लिया। अगर तुम यहाँ पे नहीं लिख के बताओगे ना, तो जो आपके कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर हैं वो कैसे समझेंगे कि आपने इसमें टावर किसको मान रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए बी वो आपका टावर हो गया। अब ये यहाँ पे देखो शैडो है, ये ए सी भी शैडो है और ए डी भी शैडो है, एक छोटा शैडो और एक बड़ा शैडो है। लेट ए सी एंड ए डी, AC and AD are shadow when sun's altitude, जब सन्स की क्या क्या एल्टीट्यूड रह रही है, वेन सन्स एल्टीट्यूड 45 रह रही है, तब आप क्या कह रहे हो, AC कह रहे हो। तो यहाँ पे बोलोगे वेन सन्स एल्टीट्यूड 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। बेटा यहाँ पे रिस्पेक्टिवली इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पहले आप AC यूज कर रहे हैं, तो AC के लिए कितनी एल्टीट्यूड है, तो 45 डिग्री, तो पहले आपने 45 लिखा। ठीक है, उसके बाद में आप AD यूज कर रहे हैं, तो बाद में AD वाले जो आपके एल्टीट्यूड है वो बाद में लिखा। रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब कि क्रमानुसार, यानी कि क्रम से पहले जो आया है उसकी वैल्यू क्रम से पहले लिखाएगी। ये बात आपने लैंग्वेज लिखने का भी काम किया, लेकिन अभी आधा अधूरा है, इसको तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा बिकॉज आपने यहाँ पे वैल्यूज सब नहीं लिखे हैं, जो जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे आप लिखोगे देन ए बी इज इक्वल्स टू कितनी है, तो 50 मीटर है। ए बी इज इक्वल्स टू बेटा यहाँ पे 50 मीटर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एंगल ए सी बी 45 हो जाएगी, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। फिर ए डी बी 30 डिग्री, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अच्छा एक बात और, यहाँ पे आप ध्यान दो कि आपको ये 90 डिग्री बताना पड़ेगा। एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तब तो आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा पाओगे। ठीक है, वरना अगर राइट एंगल नहीं बताओगे तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा पाओगे। तो अब यहाँ पे आपने बता दिया एंगल ए है 90 डिग्री। अब आप अज्यूम कर लो कि लेट डी सी इज इक्वल्स टू एक्स, लेट डी सी इज इक्वल्स टू एक्स, या फिर एक्स मीटर कह लो। अब आपको इसे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहां तक आपने लैंग्वेज लिखने का काम कर लिया। ठीक है, कोई एक मंद बुद्धि बच्चा भी थोड़ा सा दिमाग लगाएगा ना तो इतना काम कर लेगा। बाकी रही सॉल्यूशन का काम, सॉल्यूशन बड़े आसानी से कर लोगे। लेकिन एक बात समझ लो, यहाँ पे तुम जरा गौर फरमाओ तो यहाँ पे ये पता चलेगा कि यहाँ पे कितने सारे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपका जवाब आएगा 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, और एक छोटे राइट एंगल ट्रायंगल है और एक बड़े राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे ध्यान दो, छोटा वाला कौन सा हो गया, तो ए बी सी, ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। और इसी 90 डिग्री से एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रहा है। यहाँ पे देखो कौन सा, तो ए बी डी और ए बी सी 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। आपका काम क्या है कि एक एक करके बारी बारी से दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा देना, आंसर आ जाएगा। बस क्या करो, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। सबसे पहले आप छोटे वाले ट्रायंगल को देखो, यहाँ पे छोटू को देखो। अब ये छोटू ट्रायंगल जो है कौन सा है, ए बी सी। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे, चलो मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ बिकॉज हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस करने हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, छोटा वाला, ध्यान दो यहाँ पे, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी। आप ए बी सी में 45 के लिए यहाँ पे ए बी दिया हुआ है और हमें यहाँ पे ए सी निकालना है, तभी तो आप ए सी निकालोगे तो पूरी की पूरी लेंथ निकल करके आएगी। तो अब आप यहाँ पे क्या करो कि ए बी दिया हुआ है और ए सी निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है, 10 होता है, तो 10/45 लगा दो। जब आप 10/45 लगाओगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 10/45 लगाओगे तो 10/45 के लिए क्या करोगे, तो 10/45 के लिए P/B लिखोगे। P का जो वैल्यू है वो है बेटा AB
और बेस की जो है वो ए सी। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मैंने बेसिक में ही बताया कि इसको याद रखना पड़ेगा। तो अब आप ए बी की जगह क्या लिखोगे, ए बी का वैल्यू 50 दिया हुआ है तो 50 लिख लो, ए सी की जगह आप ए सी रहने दो। एग्जैक्टली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ए सी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, तो 50 मीटर आ जाएगा। यहां से आपको एक छोटे वाले ट्रायंगल को यूज कर करके आपने ये वाला वैल्यू निकाल लिया, और वो भी ये वाला वैल्यू कितना आपने निकाल लिया बेटा, 50 मीटर निकाल लिया। ये कैसे, तो छोटे ट्रायंगल को यूज करके वहां आपने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किया, वैल्यू निकल करके आ गया। अब आप क्या करेंगे, हमने कहा ना कि एक बार छोटे में और एक बार बड़े में, तो आपने छोटे का काम तो बड़े आराम से कर लिया है। अब क्या करो कि बड़े वाले ट्रायंगल को पकड़ो और उसमें पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। कैसे लगाओगे, यहाँ पे ध्यान दो। फिर आप लिखोगे फ्रॉम ट्रायंगल। तो अब बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, तो ए बी डी है। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल में हम ये पाते हैं कि ये सारी वैल्यूज पता है और ये वैल्यू पता है, यानी इस 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर पता है, 30 के बगल में बेस पता है, यानी बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो 10 होता है। आप कॉट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10 30 लगाओ, क्योंकि 30 है ना बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि 10 30 लगाओगे। अब 10 30 डिग्री जैसे ही लगाओगे तो P बाई बी लिखोगे। तो 30 का परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी, और उसकी बेस क्या होगी, तो बेस हो गई ए डी। तो यहाँ पे बेटा ए डी लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये डी है। अब आगे बढ़ते हैं, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी हाँ ढूंढ लिया मैंने, ए बी की वैल्यू 50 है तो हमने 50 रखा, और डिवाइड में ए डी। तो इस पूरे ए डी को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस एक्स। यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, 50 प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे सॉल्व करोगे, केवल और केवल तुम्हें x नहीं पता है, आप आगे सॉल्यूशन कर लो, निकल जाएगा। ये काम आप खुद करो, इतना करना आना चाहिए। लेकिन चलो हम कुछ क्वेश्चंस में आपको बताते हैं ताकि कैसे किया जाता है ये भी आपको अंदाज लग सके। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आप 50 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली उतना ही आने को, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी वैल्यू उतनी ही आती है। 50 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 50 √3 हो जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 50 को उधर भगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 50 उधर जाएगा तो प्लस में है, तो उधर माइनस का हुलिया बना करके जाएगा। तो अब आप जो पहले से है वो तो रहेगा ही, उसमें नो चेंजिंग, वो ना हिलेगा ना डुलेगा, ये 50 √3 रहेगा। इस 50 को बोलेगा कि तुम इधर से आए हो तो इधर माइनस में जाओ, उधर प्लस से आए हो तो इधर माइनस में चले जाओ, ये ऐसे चला जाएगा। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। आपके हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √3 की जगह 1.732 को रखना है, और आप रखेंगे भी। लेकिन क्या करें कि पहले ये दो टर्म है, ये अलग अलग, एक टर्म यहाँ से यहाँ तक है, एक टर्म यहाँ से यहाँ तक है, दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। तो तुम एक स्मार्ट बच्चे हो तो पहले क्या करोगे, कॉमन निकाल लोगे बाहर। तो यहाँ पे 50 आप कॉमन बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, √3 बचेगा, और माइनस की जगह -50 के 50 निकाल लिए तो 50 × 1 होता है। तो यहाँ पे 1 कॉमन 1 यहाँ पे बचा रह गया, क्योंकि एक फैक्टर 1 है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वैल्यू इतनी आ गई। अब आप क्या करोगे, 50 को तो 50 लिखोगे, और √3 के जगह यहाँ पे क्या वैल्यू लिखने वाले हो, 1.732 लिखने वाले हो, और माइनस में क्या करने वाले हो, 1 करने वाले हो। एग्जैक्टली 50 की जगह 50 लिखो, और इनटू में जब आप इसमें से 1 घटाओगे तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 0.732 आ जाएगा, इतना मीटर आएगा। अब आप क्या करो ना कि फटाफट से इसको मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे वैल्यू लिख लो। जैसे कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 10 होगा, और 5 3 15, और 1 आप ऐड कर लोगे तो 16 होगा, और 5 7 35, और एक 36 हो जाएगा एग्जैक्टली। अब 1 2 3, अच्छा एक 0 था ना, तो उस 0 को यहाँ पे हम रख लेंगे। अब 3 यूनिट्स के बाद हम 3 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा इतना मीटर। तो बेटा देखो यहाँ पे आ गया आपका फाइनल रिजल्ट 36.6 मीटर। हमने क्या किया ना, जगह नहीं होने की वजह से ऊपर की तरफ लिख लिया। आप क्या करोगे, नीचे की तरफ लिखोगे, और नहीं तो फिर पेज पलट दोगे। तो ये इतना एग्जैक्टली आंसर आ गया। तो फाइनली आप क्या लिखने वाले हैं कि यहाँ पे टावर थी ना, तो आप वैल्यू ऑफ x निकाले हो, तो अब आप यहाँ पे लिखोगे फाइनली नीचे के हेंस वैल्यू ऑफ x इज कितना आ गया बेटा, तो 36.6 मीटर।
36.6 मीटर। अब आपको पता चल गया कि जैसे ही एंगल सन्स का एल्टीट्यूड, सन्स एल्टीट्यूड बोले तो यानी कि सन जो एंगल ऑफ एलिवेशन सन पे बन रहा है, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन सन पे बन रहा है, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो सन का एल्टीट्यूड कहलाता है। उस एंगल ऑफ एलिवेशन को एक स्पेशल नाम रख दिया गया है, सन्स एल्टीट्यूड। तो जब 30 से 45 हो गया तो इतना छोटा शैडो बन गया। अब ये शैडो की लेंथ कितनी है, x है, और x की वैल्यू आपने क्या निकाल लिया, तो 36.6 आपने वैल्यू एग्जैक्टली निकाल लिया है। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आपने इसमें क्या किया ना कि फाइनली कॉम्प्लेक्स फिगर को, जिसमें दो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे करना है उनको आपने चर्चा किया। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। चलो और प्रैक्टिस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 4। अब चलो सबसे पहले तो हम इसका फिगर बनाएंगे और इंफॉर्मेशन लिखेंगे। पढ़ते हैं कि फ्रॉम ए पॉइंट O ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे एक पॉइंट O है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। टावर के ऊपर 30 डिग्री है, एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहाँ पे देखो ओवरऑल क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टावर है भैया, ठीक है। अब इस टावर एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है हमारा, तो इस पॉइंट से टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तो वो कितना बन रहा है, तो वो आपको यहाँ पे कह रहा है बेटा 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री बन रहा है, और इस टावर के ऊपर फ्लैग स्टाफ है यानी कि झंडा, ठीक है। तो अब झंडे हैं तो इसके ऊपर थोड़े ऊपर होंगे, तो अब इस झंडे के यानी फ्लैग स्टाफ के टॉप पे इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कुछ और बन रहा है, और वो कितना बन रहा है, तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे अब ये वाली एंगल आपकी क्या हो जाएगी, तो 60 डिग्री हो जाएगी। अब बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 5 मीटर, ये जो फ्लैग स्टाफ है इसकी जो लेंथ है वो बेटा आपकी 5 मीटर, बस इतनी सी लेंथ, इतनी सी, ज्यादा नहीं, बस इतना ही कंसीडर करना है, ये 5 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इस टावर की हाइट क्या होगी, यानी कि मुझे ये वाली h निकालनी है, इस वैल्यू को हमें निकालनी है हाइट को। तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी ग्राउंड से और टावर के बीच में जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लिख लिए, फिगर बना लिए, अब उसका नेमिंग कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि ये AB हमारा एक टावर है और BC हमारा एक फ्लैग स्टाफ है, और जो D है ना वो हमारे ग्राउंड पे एक कोई पॉइंट है जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है। जो टावर के टॉप पे एलिवेशन 30 बन रहा है और फ्लैग स्टाफ के टॉप पे एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। तो अब हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे H है। अच्छा ये देखना, यहाँ भी दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं। तो जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे यहाँ पे लैंग्वेज लिखने की कोशिश करते हैं। आप भी बच्चों ध्यान देना, यहीं से सीखो, ठीक है, क्योंकि अब तुम्हें नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे। सभी क्वेश्चन तो मैं कर करके दिखाने वाला नहीं, मैं आपको बस रास्ता दिखाने वाला हूँ कि बेटा ऐसे ऐसे चलते हैं, बाकी कोशिश आपको करनी है। तो हमने क्या किया, AB को टावर माना है, तो हम लिखेंगे लेट AB इज द टावर, कि AB हमारा एक टावर है, ठीक है, और उसके ऊपर BC एक फ्लैग स्टाफ है, एंड BC इज द फ्लैग स्टाफ, ठीक है। उन चीज़ों को लिख लो, फ्लैग स्टाफ, ये BC जो है वो बेटा फ्लैग स्टाफ है। उसके बाद आप ये यहाँ पर देख रहे हैं कि D एक पॉइंट है और वो भी वहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो D इज द पॉइंट ऑन ग्राउंड। तो यहाँ पे लिखेंगे D इज द पॉइंट ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पे D क्या है बेटा, तो यहाँ पे एक पॉइंट है। अब ये सारा चीज हमने लिख लिया। अब जो जो वैल्यू है उसको भी लिख दो। वैल्यू क्या दिया हुआ है, देन यहाँ पे आपको कुछ चीजें लिखना है। BC इज इक्वल्स टू कितना लिखना है, 5 मीटर लिखना है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो ये वाली एंगल 30 डिग्री दिए हुए थे, एंगल ADB 30 डिग्री है, एंगल ADB वो 30 डिग्री है। फिर क्या है, एंगल ADC 60 डिग्री है, एंगल ADC इज इक्वल्स टू 60 डिग्री हुआ। यहाँ एंगल A 90 डिग्री है, तो एंगल A 90 डिग्री, यानी जो भी वैल्यू दी हुई है सबको लिखते चलेंगे। उसके बाद हमने क्या किया है, लेट AB इज इक्वल्स टू H मान लिया है, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं लेट AB इज इक्वल्स टू H,
एंड अच्छा इसको भी हम कुछ मान करके चलते हैं, मान लेते हैं ये x है एंड ए डी इज इक्वल्स टू बेटा x। अब कहोगे कि सर इसको x मान रहे हैं तो फिर यहाँ पे दो वेरिएबल हो जाएंगे, एक x हो जाएंगे और एक h हो जाएंगे, तो ये x आपका क्या होगा ना कि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आप आगे चलो मैं बताता हूँ, x यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप x ना मान कर करके AD भी यूज करना होगा तो कर सकते हो। अब रही बात कि सर मैंने लैंग्वेज लिख लिया, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर कॉम्प्लेक्स फिगर दिखेगा तो 2 राइट एंगल्स खोजना है, तो एक छोटा मिलेगा एक बड़ा मिलेगा। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या करोगे, तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में कैसे हम लोग रेशियोज को अप्लाई करते हैं वो आपको पता है। सबसे पहले हम छोटे ट्रायंगल को ले लेते हैं, और जो छोटे छोटे ट्रायंगल है वो कौन सा है, ABD। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABD, यहाँ पे ध्यान देना, फ्रॉम ट्रायंगल ABD, आप ABD में क्या देखोगे कि इस 30 के लिए परपेंडिकुलर दिया है, 30 के लिए ये बेस दिया हुआ है यानी P बाई बी क्या लगाओगे बेटा, तो 10 लगाओगे, तो 10 30 निकाल लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 10 30 निकालोगे P बाई बी। परपेंडिकुलर आप लिखोगे तो AB लिखोगे, ये हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस में क्या लिखोगे, AD लिखोगे। अब 10 30 का तुम्हें वैल्यू पता है 1/√3 होता है, ठीक है, तुमको तो सारी चीज़ें पता होती है, तो 10 30 कैसे नहीं पता रहेगी। यहाँ पे AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू आपने H मान रखा है, H लिखो, और AD की जगह आप क्या लिखने वाले हो, X लिखने वाले हो। अच्छा अब यहाँ पे आप देखना, अब सर यहाँ पे x की वैल्यू निकालूं या h की वैल्यू निकालूं, क्या निकालूं, तो यहाँ पे बस पॉइंट आउट करना कि आपको यहाँ पे फाइनली क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको हाइट निकालना है, तो हाइट मतलब कि ये वाला h निकालना है, तो आपको h निकालना है, तो यहाँ पे आप इक्वेशन में h इक्वल्स टू नहीं रखेंगे, x के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। जैसे x को यहाँ पे आपने कर लिया, x इज इक्वल्स टू √3h लिखेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे, ना कि आप h की वैल्यू यहाँ पे √3 डिवाइड में करके कर लोगे। हालांकि करोगे तो हो जाएगा, अब इसका फायदा कहाँ होगा वो आपको आगे पता चलेगा कि जैसे हमें निकालना था h तो हम उसका उल्टा x यहाँ पे निकाल रहे हैं। अच्छा इसका फायदा आपको मिलेगा, आप इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, आपने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है इसको। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हमें कैसे आ गया, तो छोटे वाले ट्रायंगल को हमने क्या किया, यूज किया। अब हम क्या करेंगे, बड़ा ट्रायंगल यूज करेंगे। तो फ्रॉम ट्रायंगल, बताओ बच्चों कि बड़ा वाला कौन सा ट्रायंगल है, अरे बताओ ना बड़ा वाला कौन सा है, तो बड़ा वाला है ACD। तो फ्रॉम ट्रायंगल ACD, अब जो ACD है इसमें जो बड़ा वाला ट्रायंगल के एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, फिर से tan लग जाएगा, बट अब tan 60 डिग्री के साथ लगेगा। तो यहाँ पे क्या करो तुम कि tan 60 डिग्री लगा लो, और जैसे ही आप tan 60 लगाओगे तो इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी AC और बाई इसकी बेस हो जाएगी AD। तो यहाँ पे ये लिख लो, tan 60 की कितनी वैल्यू होती है, √3 वैल्यू होती है। बेटा अगर याद नहीं है ये सब वैल्यू तो तुम याद कर लो, बिकॉज बिना याद किए हुए आपका गुजर बसर नहीं एग्जामिनेशन में होने वाला है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, AC की वैल्यू क्या होगी, तो AC की वैल्यू बेटा H+5 होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, H+5 लिख लेंगे, और डिवाइड में AD की वैल्यू क्या होगी, तो AD की वैल्यू x होगी, तो x लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब देखो यहां से फिर तुम्हें h नहीं निकालना है, उसका उल्टा x निकालना है। तो जब आप x निकालोगे तो ऐसे हो जाएगा, आप √3 को नीचे ले आओ, x को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आप यहाँ H+5 और बाई में क्या करोगे, ये √3 अब नीचे ले आओगे क्योंकि x ऊपर ले गए हो, तो ये हो जाएगा √3। अब आप इसको क्या मान लो बेटा, सेकेंड इक्वेशन मान लो। आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन छोटे वाले ट्रायंगल से, बड़े वाले ट्रायंगल से आपने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब इस दोनों इक्वेशन में गौर करने की बात है, देखो यहाँ पे ध्यान दोगे तो तुम्हें एक बात ये पता चलेगा कि पहले वाले इक्वेशन में भी x इज इक्वल्स टू √3h, दूसरे वाले में भी x इज इक्वल्स टू H+5/√3, दोनों x तो सेम है ना, बिकॉज यहाँ देखो एक ही x है, x की वैल्यू हर जगह सेम आनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या कहोगे कि x बराबर इतना
और x बराबर इतना, इसका मतलब कि दोनों LHS बराबर है तो दोनों का RHS बराबर होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लिखने वाले हो √3h इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या वैल्यू है तो है h + 5 में √3 एग्जैक्टली। अब तुम बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा तो यहाँ पे h निकलेगा क्योंकि इसमें h वेरिएबल है और ये h निकल के आ जाएगा। अगर तुम सोचो कि यही तुम h इज इक्वल्स टू किए रहते तो यहाँ पे आपका h एलिमिनेट हो जाता, h बचता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने x इक्वल किया तो x यहाँ पे गायब हो गया ना, यहाँ पे गायब, यहाँ ध्यान दो, गायब हो गया। अगर आप h करते तो h गायब हो जाता। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें निकालनी है उसके उल्टा एक इक्वेशन में निकालें। हालांकि इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है। देखो अपने पास बेटा जगह कम है तो थोड़ा ध्यान से यहीं पे देख लो। आप √3 से √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा और इंटू h हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा h + 5 होगा। और आगे बढ़ो तो 3h में इधर h ला करके घटाओगे तो ये 2h हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5 होगा। अब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ये 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 5/2 बोले तो h इज इक्वल्स टू 2.5 होगा। अब यहाँ पे मीटर लगाऊं सेंटीमीटर लगाऊं तो यहाँ से हमें क्लू मिलेगा कि यहाँ पे सर मीटर लगाना पड़ेगा। तो अब हम क्या कहेंगे, हेंस हाइट ऑफ, यहाँ पे टावर था ना, ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि टावर की जो हाइट है वो 2.5 है। तो अब हम एग्जैक्टली लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ टावर इज 2.5 मीटर एग्जैक्टली। बस यही सॉल्यूशन होगा। अगर आप इस तरीके से सॉल्व कर करके एग्जाम में आ जाते हैं ना तो यकीन मानो कि आपके जितने मार्क्स के हैं वो पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। और तुम सच में, तुम्हारे अंदर इतनी पोटेंशियल है कि तुम अगर मेहनत करना जारी कर दो और तुम ये ठान लो कि मेरे को क्वेश्चन करनी ही करनी है तो वो 100% आपका होगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो सोच ले हमको करना है और ना हो पाए। भाई आप नहीं करोगे तो कौन करेंगे? पढ़ने वाले बच्चे नहीं करेंगे तो क्या जो सड़क पे बच्चे खेल रहे हैं वो बच्चे करेंगे? तुमको काम ही दिया गया है कि तुम पढ़ाई कर करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो भला तुम क्यों नहीं कर पाओगे? बस कोशिश ये करनी है कि टीचर हमें जैसे गाइड कर रहा है वैसे करें। जैसे कि आज मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस कराए, कुछ सिंपल फिगर को सॉल्व कर करके बताया, कुछ कॉम्प्लेक्स फिगर को सॉल्व करके बताया, और सॉल्व करने के बाद अब तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि मेरे को कैसे कैसे क्या करना है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि आप इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे इक्वेट कर करके भी बना लिए। अब इसको बनाने का एक और तरीका ये भी था कि अब आप यहाँ पे क्या करते ना कि x के जगह, यहाँ पे आप x के जगह √3h रख लेते, यहीं पे डायरेक्टली √3h रख लेते और आप आगे बढ़ जाते। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे आप √3h रखते, एग्जैक्टली आपको वहीं पे पहुंच पाते। तो या तो आप ऐसे कर लो या इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको हटाओ x को और x के जगह उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो। तो दोनों तरीके से इसको बनाया जा सकता है। तो ओवरऑल मैं यहाँ तक यही समझ पा रहा हूँ कि आज जो मैंने पूरी की पूरी जो भी आपको सॉल्यूशन कर करके बताया, इससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग गया। तो अब आप क्या कीजिएगा कि एनसीईआरटी पलटिएगा, उसके जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश कीजिएगा, आंसर मिलाइएगा। बन जाए तो बहुत अच्छा, नहीं बने तो मैं हूं ना। अब ये तो आपका एक लेक्चर हो गया सॉल्यूशन पे, ठीक है। ये तीसरा लेक्चर था जिसमें हमने पहले और दूसरे में कुछ कुछ चीजें बताई थी, और आज सबसे इंपॉर्टेंट वाला लेक्चर था जो आपके एग्जाम में काम आने वाला है। अब हम और भी सारे को लेकर करके क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, टेंशन ना लेना और धीरे धीरे प्रैक्टिस करो क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन बहुत करीब है। मान लो कि ये सोच करके देखो आप अपने दिमाग में कि हमने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ भी लिया और एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो बन भी नहीं रहे हैं, तो कितनी दुख की बात होगी। अरे होगी ना। अगर तुम पढ़ रहे हो हाइट एंड डिस्टेंस तो दिमाग में ये होनी चाहिए कि हमें हर एक क्वेश्चन आना चाहिए। अगर क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से आया एग्जाम में तो हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ऐसी पकड़ बना लो। और हाँ, वो कोई और नहीं, तुम ही, अरे तुम ही जो तुम वीडियोस देख रहे हो ना, तुम ही को मैं बोल रहा हूं कि तुम ही ये काम करने वाले हो, तुम ही क्वेश्चंस को एग्जाम में फोड़ करके आने वाले हो। तो चलो अब हम आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज की कहानी यहीं तक, फिर मुलाकात होगी। ओके, बाय।